दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सूरत से इस विषय पे बोलने के लिए बुलाया है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पहले ही अदा करता हूँ। और ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या इस विषय में वो कोई गहरी जानकारी रखता हूँ। जैसे आपने कहा कि इस विषय को न्याय दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव इसमें पेश करूँ और जितना हो सके उतना इस विषय को न्याय देने की कोशिश करूँ। लेकिन ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं आप सबकी आशाओं पर पूरा खरा उतर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यहाँ जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और जब सोब्राइटी मेरी शुरू हुई, आप लोगों के शेयरिंग सब सुनता गया, तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये एक डिसीज है और ये डिसीज 3 हिस्सों में मुझे लगा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर। अब ये शारीरिक, मानसिक तो मैं समझ पा रहा था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ा हूँ उसमें से ये समझ पाता था कि इसके शारीरिक नुकसान हो सकते हैं और मुझे हुए हैं। और मानसिक तौर पे मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं इतने भावनात्मक अनबैलेंस से गुजर रहा था कि जो आम आदमी सोचता है, जो आम आदमी महसूस करता है, मैं ऐसा सोच और महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं अपने घर में अपने रिश्तों को सही से संभाल नहीं पा रहा था। मैं अपने काम को पूरा न्याय नहीं दे पा रहा था, यानी 100% अपने काम में ध्यान नहीं रख पा रहा था। मेरे जो रिश्ते सामाजिक तौर पे थे वो भी कहीं टाइम हो चुका था कि कमजोर पड़ चुके थे और टूटने की कगार पर थे। और ये सब सोचना, तो इसका हल क्या? बीमारी तो बता दी आपने, तो अब इसका हल क्या है? तो इसके हल में ये बताया कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से ही पहले से ऐसे होते हैं कि ये हम लोग आम आदमी की तरह सोच नहीं सकते, हम आम आदमी की तरह जी नहीं सकते। हमें एक मूलभूत प्रकार के कुछ लक्षण होते हैं जो हमें आम लोगों से एबनॉर्मल बनाते हैं, असामान्य बनाते हैं। जैसे हम ओवर सेंसिटिव होते हैं, हमारी सोच में और हमारे काम में कहीं ना कहीं कितनी भी कोशिश कर दी जाए, लेकिन हमारा सेल्फ सेंटरनेस यानी हमारे हर काम में और विचार में हम कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं और कोई ना कोई काम करे तो उसमें अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं छुपा होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या ना दे। तो ये सब अभ्यास शुरू हुआ मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में। बाद में स्पॉन्सर लिया मैंने, स्पॉन्सर के साथ काम करना शुरू हुआ और सीले से जब जांच पड़ताल शुरू की मैंने, तो ये पाया कि मैं बचपन से ही ऐसा था। तो मेरा बचपन यानी मेरी जहाँ से शुरू होती है, 8 साल 9 साल या 11-12 साल का जब मैं था, जब मैं दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी समझ डेवलप हो रही थी मुझ में, उस वक्त से याददाश्त से शुरू करता हूँ। तो मेरे फादर अपनी 42 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने। घर पर एक बहुत ही बड़ी आर्थिक आपदा आ चुकी थी, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। मेरी माँ ने इतना सहा था, इतना काम किया था अपने भूतकाल में, और हमारे 5 भाइयों बहनों के परिवार को हम गांव में वापस न जाना पड़े और सूरत में यानी शहर में रहना पड़े, हमें अच्छी शिक्षा मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसीलिए बहुत संघर्ष किया था। अब पूरी दारोमदार, पूरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ पड़ी थी और मेरे पिताजी जो 42 साल में रिटायरमेंट हो चुके थे, वो कहीं से उसके चेहरे पे इस नकारापन का ना कोई शर्म थी, ना कोई अफसोस था, ना अभी है। तो ये स्वभाव जो है मेरी माँ को मैं अपने बहुत ही कमजोर पाता था, दुखी पाता था। तो मुझे इस सारी दशा के लिए मैंने अपने फादर को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। मेरी समझ यहाँ से डेवलप हुई।
और तभी से लेके तब मैं छोटा था, तब मैं कुछ कर नहीं पाता था, और फादर का स्वभाव भी ऐसा था कि वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे, यानी अपनी ही चलाते थे। घर में उसकी मर्जी के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। वो बोलने में इतने ताकतवर थे, वो निर्णय लेने में इतने ताकतवर थे कि समाज में या संबंधियों में से भी कोई हमारे बीच में आता नहीं था। हम ऐसी दुर्दशा में फंस चुके थे कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, ऐसे हमारा बचपन गुजरा। तो तब तो मेरा यहाँ ईगो कहाँ आया, तो यहाँ ईगो ये आया कि जो अपनी माँ को मैं कमजोर देख रहा था, मैं उसको न्याय देना चाहता था। जो छोटा सा बच्चे का मन होता है, जो भोला मन होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उस मन में मैंने अपने फादर को एक सबसे बड़ा विलन मान लिया था, लेकिन बचपने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मारपीट या फादर के द्वारा डांटना, ये सारी रोज की बातें थी, और शब्द में शरारती बच्चे होने के कारण इसका लाभ भी मुझे बहुत ही ज्यादा मिला। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो 19 साल का हो चुका, 19 साल का हो चुका तो इतना ज्यादा रिजेंटमेंट मेरे अंदर भर चुका था। और मेरे फादर जब 42 साल के थे, वो भी अब 50 क्रॉस कर चुके थे, तो उनका बुढ़ापा शुरू हो रहा था और मेरी जवानी शुरू हो रही थी। मुझ में ताकत आ रही थी और वो कमजोर हो रहे थे। तो वो सारा गुस्सा तब जाके सही पॉइंट पे मैंने निकालना शुरू किया, क्योंकि इतना दिमाग में भरा हुआ था, इतना गुस्सा था, इतना मैं सीधे तौर पे उनसे बदला लेना चाहता था कि जो मेरा बचपन पर किया है, जो मेरी जवानी पर बात हो रही है, जो उस वक्त जो लोग गांव से शहर में आए थे, वो लोग आज तरक्की करके कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, और आज हमारी ये दशा है, इसके लिए है एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो मेरा बाप। उसको हमें पैदा करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि बच्चे पैदा करने के साथ उसकी जिम्मेदारियां भी आती है। इतना एरोगेंस मुझ में आ चुका था। और तब मैंने अपने पिता के विरुद्ध में बोलना शुरू किया, उनके हर निर्णय में टांग अड़ाना शुरू किया। ये लड़ाई बहुत ही लंबी चली। ये लड़ाई 8 साल, 10 साल या 12 साल तक चली, जहां तक कि मैंने अपने फादर की बोलती बंद न कर दी। मेरी घर में एंट्री होने पर मेरे फादर में खौफ फैल गया, खौफ फैल जाए वहां तक मैंने डर उसमें डाल दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे उसे खुशी मिलनी चाहिए, उसके लिए तो वो संघर्ष करता है। यानी जो पर्पस होता है हैप्पीनेस का, वो कहीं मिला नहीं। मैं तो बहुत अच्छा काम, तारणहार बन गया घर का, माँ का एक लाडला बच्चा और कृष्ण बन गया जो उसको दुर्दशा से छुड़ा रहा था। लेकिन मेरे मन में कहीं हैप्पीनेस नहीं था। मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। सामने मेरे फादर भी डिप्रेशन में चले गए, और चाहे कितना भी उसको टॉर्चर करूं, मेरा मन नहीं भर रहा था। ये मेरी जवानी की बात है। आज मेरी उम्र 43 की है। यानी आप सोच सकते हैं कि मैंने अपना बदला कितना गुना बढ़ा के उसके साथ लिया होगा। अब दूसरी बात करता हूँ कि जो जवानी में जब फादर को मैंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, फादर की बोलती बंद करना शुरू कर दिया, मैं समाज में सगा वाले में संबंधियों में जाकर भी अपने फादर की फेवर नहीं करता था जो आम आदमी करते थे। मेरे ऐसे कई दोस्त थे कि जिनकी फादर की आदत तो मेरे फादर से भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन आज जब जिंदगी के इस पड़ाव में जब देखता हूँ तो उन लोगों को अपने फादर के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं करनी पड़ी, उनको उसका इतना खिलाफ नहीं जाना पड़ा, और वो अभी साथ में रह रहे हैं। जबकि आज मेरा ये जो सेल्फ विल जो मैंने अपनी चलाई, उसका रिजल्ट ये है कि हैप्पीनेस तो कहीं नहीं रही। लेकिन आज की तारीख में भी मेरे फादर के साथ मेरी अनबन है। आज भी मेरे फादर मेरे घर का पानी तक नहीं पीते और मेरी मौजूदगी बर्दाश्त भी नहीं करते। अच्छा, अब रही बात फैमिली की, फादर को तो डोमिनेट करके दबा दिया। फैमिली में भगवान ने मुझे कुछ विशेष दर्जा दिया था। मेरे से 2 बड़े भाई थे और 2 बड़ी बहनें थे। मैं सबसे छोटा लड़का था। तो जब ये सब अब निर्णय लेने लगा तो घर में मेरा कद भी बढ़ने लगा।
मेरी माँ थी, उसकी आंखों में एक आशा की तरह मैं एक रहा कि ये घर को कहीं तरक्की की ओर ले जाएगा, कहीं इस जो, क्योंकि हमारे घर में फादर की वजह से जो हालात थी, ये छोटा सा पागल खाना बना रखा था, कोई हंस भी नहीं सकता था, कोई बोल भी नहीं सकता, उसमें से घर को आज़ादी मिली। तो आशाएं मेरी माँ की मुझसे ज्यादा बढ़ गई, हर निर्णय में मुझे पूछे जाने लगा, हर निर्णय में मुझे आगे रहना पड़ा। मेरी छोटी उम्र के बावजूद मैंने घर के कहीं ऐसे बड़े लोगों के फैसले, जीवन के फैसले मेरे हाथ में भगवान ने मुझे करने दिए, मैंने वो किए। जैसे कि मेरे बड़े भाई की शादी थी, हर कोई जो प्रसंग था उसमें काम की जिम्मेदारी छोटे होने पर भी मैंने निभाई। मुझसे जो बड़ा भाई है वो आम आदमियों से दिमाग के दौर पर थोड़ा डल है, तो उसकी एक बार शादी हुई, घर में परेशानी आई, औरत अच्छी नहीं आई, तो उसको अब डिवोर्स करना था। लेकिन डिवोर्स करना, हमारे खानदान में कभी डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी पर बात ना होली, इसलिए मैंने डिवोर्स कराया, फिर रीमैरिज करवाया, ये सब करवाया। और मेरी शादी भी हुई थी, और काफी ऐसे फैसले थे जो घर के लिए मैंने कई सालों तक किए। चलो अच्छा, तो ये अच्छा काम किया, तो मन में शांति होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जो घर के लोग थे उनकी नज़र में भी मेरा मान बढ़ना चाहिए कि चलो इसने अच्छा किया, इसने अच्छा किया, जिंदगी बदल दी, सुधार दी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों उसमें भी अच्छा है, उसमें भी कुछ मुझे ना फुलफिलमेंट महसूस हुई, ना मेरा अहंकार इतना बढ़ता गया, मैं अपने आप को कहीं स्पेशल समझने लगा था। ये सब मुझे तब मालूम पड़ा जब 2008 में हम तीनों भाइयों ने सेपरेट रहना शुरू किया, यानी मेरी डोमिनेशन खत्म हो गई, मेरा डोमिनेट हो करना खत्म हो गया, तो सब अपनी तरह से निर्णय लेने लगे, अपनी तरह हिसाब से सब निर्णय लगे। तो उसमें से कहीं ऐसे निर्णय थे जो मेरी मर्जी के खिलाफ थे। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे बिना पूछे ही एक फ्लैट ले लिया, और फ्लैट भी उसका लिया जिसको मैं दुश्मन समझता था। मुझे लगता था उसने मेरे भाई को भोला समझ के ये गले डाल दिया है, फ्लैट वगैरह वगैरह। बच्चों की परवरिश की बातें आती थी, बच्चे की एजुकेशन की बातें आती थी, तो कोई अब कुछ पूछने वाला नहीं था, कोई करने वाला था। अब इसका जवाब ये ढूंढा जाए तो जो मैंने सो कॉल जो बड़े बड़े काम किए थे, उसके बदले में मैंने उन लोगों से कहीं ज्यादा कीमत वसूली थी, वो मुझे मालूम नहीं था। वो मुझे मालूम तब पड़ा जब मैं अल्कोहलिज्म में आया, अल्कोहलिस के एनोनिमस के प्रोग्राम पे चलने की कोशिश की, स्पॉन्सर लिया और चौथा कदम लिखा। तब मैंने किया था क्या, जब बड़े बड़े निर्णय तो लिए, लेकिन एक गॉड फादर की तरह जब शाम को हम खाना खा के बैठते थे, तब इतना बड़ा लेक्चर देता था उन लोगों को हर रोज हर दिन ये महसूस करवाता था कि आज अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी हालत ये होती, आज अगर मैं नहीं होता तो इस बुड्ढे को कोई संभाल नहीं पाता, ये तुम्हें जीने नहीं देता, आज मैं नहीं होता तो समाज में आपकी सुरक्षा जितनी है उतनी नहीं होती थी। वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो सब लोग मुझे सुन सुन के पक गए थे, वो सब लोग निर्णय नहीं ले सकते थे, लेकिन मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब उनके पास ये अधिकार आया तो उन लोगों ने ये किया, यानी कि वहां भी मुझे खुशी, या मैंने अपनी ही मनमानी चलाई थी, ये आज मैं महसूस कर सकता हूँ। जब वो अपने निर्णय ले रहे थे, मुझे लगा कि ये एहसान फरामोश है, इन लोगों ने मेरा शोषण किया है, इन लोगों के पीछे मैंने कितनी भावनाएं, कितना समय बर्बाद किया है, और इन लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है, ऐसी भावनाएं मुझ में भर गई थी। लेकिन मैंने क्या रिएक्ट किया था, ये तो मुझे चौथे कदम में मालूम पड़ा। अब दूसरी बात ये आती है कि मैंने और कहीं तरीकों से अपनी मनमानी चलाने की जिंदगी में कोशिश की थी। जैसे कि मैं 9वीं क्लास में था, तो यहाँ तो बहुत धमाल कर रहा था, सोसाइटी के सबसे धमाली लड़कों में मेरी गिनती की हो रही थी, और फादर मदर को ऐसा लगता था कि ये लड़का कुछ पढ़ सकता है, होशियार हो सकता है। और मेरा जो मामा का फैमिली है, यानी हम मौसाल कहते हैं, उसमें सब लोग पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह।
तो उन लोगों ने सोचा कि ये इसे यहाँ पे वहाँ भेज देते हैं तो शायद पढ़ने में आगे निकल आए और कुछ अच्छा भविष्य बना सके, तो मुझे मामा के घर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। वहाँ एक मेरी रिलेटिव थी जिसने मुझे वहाँ रहने में मेरे हक में फैसला लिया था, और उसने ही मुझे वहाँ 2 साल तक संभाला। वो मेरे लिए सुबह 6 बजे उठती थी, हालांकि उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन स्पेशल मेरे लिए नाश्ता बनाना रहता था ताकि मैं जल्दी से स्कूल पहुंच पाऊँ। दोपहर को मेरे लिए वो करती थी। और कभी कभार ऐसा होता था कि छुट्टियां होती थी और मैं घूमने चला जाता था बिना कुछ बताए। मेरा स्वभाव ही पहला है, घर में कोई चिंता कर रहा होगा, जिम्मेदारी होगी, वो मुझे कभी आया ही नहीं, उसकी कभी गिल्टी भी नहीं हुई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दोपहर को खाने पे वक्त पे नहीं पहुंचा, तो वो मुझे ढूंढने निकली। तो वहाँ गांव में तो गायें होती है, भैंसे होती है, सांड होते हैं, उसमें पागल सांड था, वो उसके पीछे पड़ा और उसको गिरा दिया। लेकिन गांव के कुछ लोग बीच में आए और उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा और मामूली चोट लगी और घर पहुंचे। और जब मैं घर गया तो ये पूरा मामला मुझे मालूम पड़ा। अब जिस तरह मेरी परवरिश मेरे घर में हो रही थी, मेरे फादर ने ना कभी मुझे स्कूल छोड़ने आए हैं, ना कभी स्कूल से लेने आए, ना कभी पूछा है बेटे खा लिया कि नहीं, कभी ना पास बिठाया, ना कभी सर पे हाथ रखा, कुछ नहीं। माँ अपनी जो लाचारी थी उससे कभी ऊपर नहीं आ सकती जिंदगी में, यानी जो प्यार वाला एहसास था वो मुझे कभी कहीं से मिला नहीं था। और वो मेरे लिए वो दोपहर को खाने के टाइम में मुझे ढूंढने निकली, उसके साथ ऐसा हुआ। ये जब घर जाके मालूम पड़ा तो मैं खा नहीं पाया, मैं रोने लगा, इतना रोया इतना रोया। मैं उनको बता भी नहीं पाया कि आज तक मेरे लिए कोई आज आया भी नहीं, आज तक वो खाना खाया कि नहीं खाया ये भी पता करने के लिए कोई आया नहीं। और ये इतना प्यार मुझे कभी मिला नहीं और मैं रो पड़ा। भाइयों जरा बीच में रोक रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है। ओके, हाँ जी, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्पष्ट आ रही है, अच्छी आ रही है। ओके, थैंक यू। तो वो जो थी व्यक्ति, उसकी उम्र मुझसे 13 साल बड़ी थी। मैं कहीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और वो थे एमकॉम करके घर लौटे हुई थी। लेकिन मेरे दिमाग में जो सर्वोच्च सम्मान की पदवी थी मैंने उसको दे दी। यानी कोई स्त्री या कोई जीवन साथी अगर आदर्श हो तो कैसी हो, तो वो ऐसी हो। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका बातें करने की शैली, उसका शब्द का चयन, मैं उसके साथ घंटों बातें करता रहता था और वो समय मैं आज भी भुला नहीं पाता हूँ। मेरे दिमाग में वो आदर्श स्त्री की जगह ले चुके थे। अब यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है ये बता दूं कि जब मैं शादी के लायक हुआ, मैंने लड़कियां देखना शुरू किया, तो मैं यही हर लड़की में यही गुण और यही शक्ल और यही व्यवहार ढूंढ रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग में अगर कोई परफेक्ट व्यक्तित्व है स्त्री का तो ये है, और मुझे कम से नहीं चलेगा, मुझे परफेक्ट ऐसा ही चाहिए। यानी कोई लड़कियां मुझे पसंद आ नहीं रही थी, लेकिन फिर उम्र भी हो चुकी थी, तो फिर कोई जैसे वैसे करके चलो भाई ठीक है, अपने पसंद की, चलो चेहरा पसंद है, फिगर पसंद है, अब स्वभाव का तो ठीक, जो भगवान भरोसे स्वभाव तो बदलती रहते, वैसे करके शादी कर ली। लेकिन उस लड़की को मैं कभी वो सर्वोच्च सम्मान नहीं दे पाया जो मैंने आज तक उसको दिया। ये मेरी थी परफेक्ट। यहाँ मैंने अपनी जो मुझे सही परफेक्ट ही चाहिए इसकी जो जिद है, सेल्फ विल है मेरी, वो मैंने वहां चलाई। उसी तरह मेरी छोटी मामी है, आज भी है, और वो नर्स थी, है और आज भी है। और उस वक्त वो मामी जो थी वो भी मुझे बहुत प्यार से रखती थी और एक बच्चे की तरह मुझे इतनी प्यार से खाना खिलाती थी, बैठती थी मेरे साथ, बातें करती थी। मुझे चोट लगती थी तो गांव में, क्योंकि मैंने कभी खेती काम नहीं किया था, तो जो खेती काम करता था कहीं ना कहीं चोट लगा के आता, तो मुझे पट्टी बांध देती थी, योगेश भाई कहती थी, क्योंकि भांजे को हम यहाँ हमारे यहाँ मान से बुलाते।
तो वो भी एक आदर्श, यानी मेरी माँ होते ऐसी है, मेरी माँ ऐसी क्यों नहीं है? मेरी माँ अनपढ़ थी, वो पूरे दिन से रात अपने घर में बच्चों को कैसे संभाल पाए उसमें ही पड़ी रहती थी। ना कभी उसे प्यार जताने का मौका मिला, ना उसे कभी सुख पाने का मौका मिला, ना देने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी माँ भी एक बिचारी लगती थी, जो एक जाने रिजेक्टेड कोई हो, जैसे उतरी हो, मतलब मेरा मतलब है कि कमतर जो कोई हो, भगवान ने वो मेरे हिस्से में डाल दिया। मैं ये नहीं देख पाया कि मेरे जीवन अभी जिंदा हूँ, हमारा पूरा परिवार अभी जो रह रहा है उसके पीछे ये बलिदान दे रही, वो नहीं लगा। लेकिन भाई मेरी माँ ये मेरा परफेक्शन था, और वो परिप्रेक्षण हर चीज में भी ढूंढा, ऐसा नहीं कि ये व्यक्तियों में ढूंढा। मैं 12वीं साइंस करके निष्फल होके एक हीरे में डायमंड इंडस्ट्री है सूरत में, तो वहाँ मजदूरी करने के लिए बैठा। यह लेबर वर्क है, लेकिन वो लेबर वर्क शायद तो इंडिया का सबसे अच्छा लेबर वर्क है। उसमें बहुत ही अच्छी पैसे मिलते हैं, मेहनत कम लगती है, लेकिन उसकी क्रेडिट नहीं है। क्योंकि यहाँ हीरे में जो काम करता है वो हीरा घसू कहते हैं, और उन लोगों की जो 30, 40, 50 साल पहले जो क्रेडिट थी, क्योंकि गांव से अनपढ़ लोग आते थे, वो जैसे तैसे कपड़े पहनते थे, वो लोग नहाते नहीं थे, और कार हीरे की फैक्ट्रियां भी ऐसी जगह पर होती थी जो गंदी जगह होती थी, और उसमें भी बहुत धमा चौकड़ी करते थे, गंदी गालियां बोलते थे, यानी उसकी क्रेडिट डाउन थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन ये हीरा घसू नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझ में भी कुछ है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं वो डिजर्व करता हूँ, मेरा यह हक बनता है। तो हालात घर के ऐसे थे, कहीं से भी कोई पैसा आ जाए तो घर के लिए बहुत ही वरदान जैसा था। तो मैंने 2 साल तक दोस्तों वो इतने हाथ पैर मारे हर जगह के मुझे ये काम ना करना पड़े, और मुझे कोई अच्छी जॉब मिल, ये धंधे गया तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उतना इन्वेस्ट ना तब था ना अब है। तो मैं 2 साल तक वो काम एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं मजदूरी का काम करूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट समझता था, अपने आप को एडवांस तो समझता था, स्पेशल समझता था, और ये मजदूरों के साथ मैं थोड़ी ना बैठूंगा। तो 2 साल बाद आखिरकार मैंने बहुत परेशानी झेली, लेकिन मुझे आखिरकार ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि यही मेरी जिंदगी है, और जो कोई भी तरक्की का, जो कोई भी सुख है वो इसी जरिए आ सकते हैं, और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो गुस्सा मैंने एक अलग तरीके से निकाला। मैंने कभी भी अपने जो मुझे मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं या मैनेजर कहते हैं, मैनेजर कहते हैं या सेठ कहते हैं, उन लोगों को हमेशा एक ईगो की दृष्टि से ही देखा। वो लोग कभी हमें इंसाफ नहीं दे सकते, वो लोग सिर्फ हमें शोषण करते हैं, और मैं इतना ऐसा नहीं हूं कि उनके शोषण में आऊं, उनके डोमिनेशन में आऊं। तो मेरी कभी भी उन लोगों के साथ पटी नहीं, मैनेजर के साथ झगड़े नहीं किए, लेकिन मैंने कभी उसको इज्जत से देखा भी नहीं। और जहां भी तकरार होती थी, जब भी तकरार होती थी, मैं तुरंत ही वो फैक्ट्री छोड़ देता था। मैंने 22 साल तक लगातार डायमंड में काम किया है। आपने भी दुनिया में कहीं बहुत सारे काम करते, आप करते होंगे, देखा होगा, कोई टिक के काम करता है कि संभल के काम करता है, ऐसा नहीं। मैंने 22 साल में शायद 50 फैक्ट्रियां बदली होगी, क्योंकि मैं अपनी शर्तों के अलावा कहीं काम करने को तैयार ही नहीं था। मुझे इतना ही भगवान ने वरदान भी ऐसा दिया था कि मेरी जो काम की क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, वो सबसे ज्यादा अच्छी थी। तो मैं इसका पूरा यूज करता था कि उन लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है। आज से 2 साल पहले तक, मैंने अभी भी डायमंड में हूँ, लेकिन बीच में 2 साल बिजनेस किया था, यानी 2 साल पहले तक मैंने कभी किसी की चलने नहीं दी अपने ऊपर, ना ही कोई डिसिप्लिन वाले रूल अच्छी तरह फॉलो किए। मैंने जब चाह काम पे बैठा हूँ, और जब चाह तब मैंने फैक्ट्री छोड़ दी है। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो ये, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब 22 साल पहले जो मेरे साथ काम कर रहे थे जो लोग,
वो आज कहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए, क्योंकि उन लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो किया, उन लोगों ने उन लोगों को इज्जत दी, उसका कहना माना, उसका भरोसा जीत पाए तो उसकी प्रोग्रेस हुई। वो आगे वाले पद पे गए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं डेवलप किया, उन लोगों को कुछ नया सीखने का मौका मिला, उसमें काबिलियत का सुधार हुआ और उसकी प्रोग्रेस हुई। और मैं जहां था वहीं रहा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक था, मुझे कुछ पड़ी नहीं थी, कोई नहीं, और जितना घर चला सके उतना करता रहा। तो ये जो मेरा कंफर्ट जोन था कि मैं अपना कर ही पाता और उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उसने मेरी तरक्की रोक रखी। ये है मेरी धंधे में सेल्फ फिल। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, अल्कोहलिक है ना, ये सारा सब करके भी, ये मैंने कहा सेल्फ फिल चलाई, ये सब बताने के मतलब ये है कि इतनी सेल्फ फिल चलाने पर भी जो मेरा पर्पस ऑफ हैप्पीनेस था, जो मेरा हेतु था कि मैं एक सुख से जी सकूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जी पा रहा हूं, मैंने अपनी ये चलाई, कहीं मुझे कहीं नहीं मिला। एक भी ऐसा जो बड़े फैसले या बड़ी घटना है मैंने आपको सुनाई, कहीं भी मुझे हैप्पीनेस नहीं मिला, कहीं फुल टाइम शांति नहीं मिली, कहीं नहीं। मैं हर वक्त अपने आप को असुरक्षित पाया, मैंने हर वक्त अपने आप को दुखी पाया, मैंने हर वक्त औरों से पिछड़ा हुआ पाया, और हर वक्त मैं चिंता में डूबा हुआ मेरा जीवन गया। लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, अल्कोहलिक एनोनिमस में टिकने का भी कारण था, क्योंकि मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। ठीक है, अब जो जैसे कि हमारे भाई जिसका बर्थडे है आज, वो आज अच्छी से बात कर रहे थे दोस्तों, अब इतना खुश नसीब नहीं था मैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो ग्रेटिट्यूड बोला भाई ने कि ग्रेटिट्यूड का डे है, आज माफी मांगने का डे है, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन पहले साल में मेरा दिमाग इतना डैमेज करके आया था दोस्तों कि इतना महसूस किया कि साला मैं तो बच गया, 6 महीने में मरने वाला था, साला मैं तो बच गया। योगेश इसको पकड़ के रख, जो कुछ भी होना है ना यहाँ पे होना है, बस इतना महसूस कर पा रहा था। एक मौका मिल गया साला, वरना अभी 6 महीने में तो अपनी टिकट कट जाती। लेकिन जब दूसरे साल की बर्थडे थी, तीसरे साल की बर्थडे थी, तब मैंने कुछ काम किया था। स्पॉन्सर से इतनी बार उसके साथ बैठ चुका था कि क्या गॉड विल है, क्या सेल्फ विल है, क्या गॉड विल के फायदे हैं, वगैरह वगैरह, कुछ कितनी बातें हो चुकी थी। तो थोड़ी समझ डेवलप हो रही थी। उनका परिणाम ये आया कि दूसरी और तीसरी बर्थडे में दोस्तों मैं गला भराया मेरा, मैं बोलने जा रहा, मेरी फैमिली एक बात थी सुन रही थी, सब पूरा हॉल भरा था, मैं बोल नहीं पाया दोस्तों कि यार भगवान ने बचा तो लिया, लेकिन भगवान ने मुझे यार अपनी गोद में उठा लिया है, भगवान ने मुझे अपनी परेशानियों के रास्ते दिए हैं, भगवान ने मुझे अपना जीवन पुनर्स्थापित करना, पुनर्गठित एक फिर से बताओ ये मौका दिया। ये ग्रेटिट्यूड दूसरे और तीसरे साल में मैं थोड़ा थोड़ा महसूस कर पाया जब प्रोग्राम पे बैठा। और सबसे बढ़िया जो मुझे मदद की, ये प्रॉब्लम था, मेरा डिसीज था, ये और ए में आया तब ये हालत थी, दिमाग के तौर पर इतना खराब। मैं शायद 12 साल से एंटी डिप्रेशन की टैबलेट ले रहा हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो ये सारा सेल्फ हेल्प चला के भी तब मेरी 14 टैबलेट पड़ रही थी, सुबह दोपहर और शाम की सब टैबलेट गिने तो वो 14 टैबलेट थी। और डॉक्टर भी परेशान था, मैं भी परेशान था कि क्यों रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। शेयरिंग में भी बताता था और उन लोगों को देखता था कि जो कहीं मानसिक दवा लेते हैं उन लोगों में कहीं सुधार होता है क्या, स्टेप का कोई फर्क पड़ता है क्या, ये देखता रहता था मैं दोस्तों। मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस और ऐसे मेंबर देखे कि उनके जीवन में बदलाव था, लेकिन अपने आप में कहीं ना शंका थी शायद मुझ में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इतनी भावनात्मक स्तर पे इतनी परेशानियां, इतना दिमागी डैमेज मैं उभर नहीं पाऊंगा। लेकिन दोस्तों फिर मैंने प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया। बार बार हम जब भी समय रहता था, मेरे स्पॉन्सर है उसके घर पे ही मैं बुला लेते थे, हम 4-5 लोग बैठते थे और बार बार जो थर्ड स्टेप ब्लॉक है
यानी गुजराती में और शायद हिंदी में भी 72 के पन्ने से लेकर 75 में पन्ने तक जहाँ थर्ड स्टेप की प्रार्थना आती है वो विस्तार से समझाते, हर बार एक्सप्लोर करते, हर बार नया अर्थघटन निकलता। और ये जो बातें थी वो मेरी जो प्रोग्राम पहले की है कि वो उसको इतना रियलाइज होता, मुझे इतना रिलैक्स होता कि कितना भी दिमाग खराब हुआ वो स्पॉन्सर के साथ 1 घंटा बैठ के आता तो अच्छा हो जाता। फिर स्पॉन्सर ने बताई ये बार बार ये मलहम पट्टी करना छोड़ो, आज तू यहाँ सुरक्षित इसलिए महसूस कर रहा है कि मेरे पास टॉर्च है, तेरे पास अंधेरा है, तू मेरी टॉर्च इस्तेमाल कर रहा है और कल जाकर मैं अपनी टॉर्च लेके चला जाऊंगा तो तेरे पास फिर केवल अंधेरा ही रह जाएगा। तो बाद में स्पॉन्सर ने बताया कि तू अभी तो मेरी टॉर्च यूज कर रहा है, तब तक तुझे अच्छा लगता है, कल को मैं अपनी टॉर्च लेके चला हो जाऊंगा तो तेरे पास तो फिर वही अंधेरा रह जाएगा। इसकी वजह तू अपनी टॉर्च क्यों नहीं बसा लेता, यानी तू ही कार्यक्रम क्यों नहीं कर लेता, कहाँ से हल मिलता है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, वो तू ही क्यों पता नहीं लगा लेता। फिर मैंने दोस्तों प्रोग्राम पे चलना शुरू किया, मैंने अपने चौथा स्टेप लिखा, चौथा स्टेप और इतनी कोशिश की ईमानदार रहने की चौथे कदम में कि कहीं से कहीं छूट ना जाए, क्योंकि ये तब तक मैं प्रोग्राम पे इतना बैठ चुका था, जहां भी बिग बुक की बात होती थी मैं जाके बैठ जाता था, सुनता रहता था, एक वाक्य दिमाग में लग जाता था, कभी कभी ये बात अच्छी लगे, कभी वो एग्जाम्पल अच्छा था लग जाता था, वो दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता था। दूसरे दिन मेरे जो प्रैक्टिस का होता था वो कहीं ना कहीं उसमें वो अनुभव जुड़ जाता था। तो पहले तो बहुत सारे स्वभाव दोष थे, पहला गुस्सा था, जो रिजाइनमेंट, उस पे काम करना शुरू किया, इसमें दिन बढ़ के उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगा, सुधार होने लगा, मेरी श्रद्धा और बढ़ने लगी और प्रोग्राम पे मैं और श्रद्धावान बनता गया। तो चौथे कदम में कहीं कुछ छूट न जाए इसके लिए मैंने लिस्ट बनाई। शायद मैंने सोचा गलत होगा तो यहाँ कौन गोली मार देता है, अल्कोहलिक में स्पॉन्सर बोलेगा कि ये भाई सही इसकी जरूरत नहीं है तो निकाल देंगे, लेकिन 450 नाम आए दोस्तों। उसमें व्यक्ति थे, उसमें कहीं व्यक्ति ऐसे थे कि जो मैंने थोड़ा बहुत किताबें पढ़ ली, तो किताबें भी ऐसी हाथ में आई कि जो नफरत दिमाग में एक दर्द छोड़ के गई। तो पास्ट के जो ऐतिहासिक तो पात्र थे वो भी मेरी रिजाइनमेंट में लिस्ट में आए, कहीं ऐसी घटनाएं हुई जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उससे घटनाएं तत्व आए, उसमें जो संगठन वो कहते हैं कि एजेंसियां होती है वो आई, और वो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया। वो तो पहला पार्ट तो लिखा, यानी मुझे मालूम पड़ा कि मेरे में कौन से जो पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है जो मुझे परेशान करते हैं। ठीक है, अब है दूसरा पार्ट कि मैंने किया, इन लोगों ने ऐसा किया इसीलिए मैं हर्ट हुआ। ठीक है, पर दूसरा पार्ट जब लिख रहा हूँ तो ये बात है मैंने क्या किया। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इतने सारी नफरत फैला, इतनी सारी नफरत दिमाग में भर रखी, इतने सारे असंतोष भर रखे, हर बात में अब मुझे बेस्ट ही चाहिए इसके आग्रह रखे, और पाया क्या, हुआ क्या, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर अत्याचार गुजारा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया और दिमाग का एकदम कबाड़ बना दिया। यानी दुनिया को कोई फर्क पड़े का ना पड़े, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी दोस्तों। तो आज ये टाइम है कि मैं उसे सुधारूं, कि उसमें क्या कर पाऊं। तो यहाँ अमेंडमेंट की बात आती है, और कहीं बात ऐसी थी जो परफेक्ट में लागू होती थी, कहीं रिजाइनमेंट में लागू होती थी, कहीं ऐसी आज भी परेशानियां, इनसिक्योरिटी है, पहले थी। तो उसका क्या इलाज किया, तो उसको बोले भगवान पे छोड़ दो तुम, वो जो है उस पे हमारा कोई बस नहीं। और जैसे 4 स्टेप लिखा, 450 नाम लिखे, घटनाएं लिखी, तो ये ऑब्जर्वेशन मुझ में आया कि चल तो काम में इतना बहुत दम लगाया, बहुत मेहनत की, आखिरकार नतीजा क्या यही आया ना।
रिश्तों को संभालने में तूने बहुत हाथ पैर मारे, तूने बहुत लोगों को हर्ट किया, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो जो होना था वही हुआ ना। तो कहीं ना कहीं ये मान्यता मुझ में आई कि अब मैं ये सोचता रहा कि मैं कर रहा हूँ, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह से हालांकि ऐसा नहीं था। जो घटनाएं होनी थी वो तो होके ही रही, उसमें मेरा कुछ बस चला नहीं। अगर जो बस चलता तो मैं बेवड़ा ना बनता, और ना मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में भी आना पड़ता। अल्कोहलिक एनोनिमस में आना यानी मेरी बॉटम टच करना, ये सारी बातों को खंडन कर देती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो श्रद्धा है वो मुझे लानी थी। तो जो श्रद्धा का जो है कि, एक मिनट दोस्तों, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मुझे भगवान पे श्रद्धा लानी थी, और वो जो कर रहा है वही सही है। ये उस पे श्रद्धा का ये विषय है कि भगवान का आयोजन है उसमें मेरे हिस्से में क्या क्या चीज है, मेरे हिस्से में क्या है, मुझे उससे ही संतुष्ट करना पड़ेगा। कहीं सारी ऐसी बातें थी, कहीं सारे ऐसे प्रसंग थे, कहीं ना मैं काफी जगह पर, जैसे आपको बताया, फादर का डोमिनेशन हो या तरक्की की बात हो या फैमिली की बात हो, कहीं ऐसी बाबतें थी जिसमें मैं कहीं ना कहीं सही था। घर की तरक्की की जरूरत थी, घर में डोमिनेशन ज्यादा था, घर में शांति नहीं थी, घर में पागलपन जैसा हो गया था। तो मैंने बीच में आके वो सब किया, लेकिन मेरा जो करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत था। तो मैंने जब बताया कि मेरे दोस्तों को ये सब करना नहीं पड़ा, वो अपने फादर के साथ ऐसा ही रिश्ता भी बना पाए जो अभी मेरे साथ नहीं है। तो मुझे जो कंप्लीट या परफेक्शन या जो अच्छा ही होना चाहिए, मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, ये आग्रह मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर ये मैं छोड़ूंगा नहीं तो सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अपने आप को ही चोट पहुंचाता रहूंगा। और प्रोग्राम पे आगे बढ़ता गया। आज ये इस लेवल पे हूँ कि आज मैं चाहूँ तो अमेंडमेंट अपनी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन अभी जिंदगी में अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरे साथ। तो अभी अमेंडमेंट करने जाऊंगा, मैं माफी मांग जाए तो उसका कोई दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये अभी किया है सुधार के जो एक्शन में, ये है कि जो मेरा पहले जो व्यवहार था वो व्यवहार में अभी बदल रहा हूँ, और इस व्यवहार को बदलने से कहीं ना कहीं मेरी सोच में भी फर्क पड़ा है, और ये व्यवहार आगे जाके मेरे जो अमेंडमेंट मैं करने वाला हूँ उसे भी कहीं ना कहीं आसान बना देगा। तो दोस्तों, ये था मेरे अनुभव का सिलसिला। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छी तरह बता पाऊँ, और आप लोगों ने अभी तक मुझे ध्यान से सुना। आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपके बीच बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और कोई सवाल जवाब हो तो मैं जवाब भी देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।